क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके जहन में सोच आई हो कि यार हम लोग नॉर्मल फैमिली की तरह क्यों नहीं रह सकते? क्यों मेरी फैमिली में इतना ज़्यादा डिसरेगुलेशन है या डिसफंक्शन है? और आपको एक अजीब सा एहसास होता हो दूसरों की फैमिलीज़ को देखकर कि उनके घर में तो इतना ड्रामा नहीं होता, या फिर उनके घर में तो वो सब नहीं है जो हमारे घर में बंद दरवाज़ों के पीछे होता है। ड्रामा, झगड़े, लड़ाइयाँ, प्रॉब्लम्स, इश्यूज़, और उनका कोई हल नहीं है आपके पास। अगर ऐसा है तो फिर ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डिसफंक्शनल फैमिली सिस्टम पर। वैसे तो इस दुनिया में कोई ऐसी फैमिली मौजूद नहीं है जिसमें किसी हद तक थोड़ा बहुत डिसफंक्शन ना पाया जाता हो। जाहिर सी बात है, हम इंसान इम्परफेक्ट हैं, हर फैमिली में कुछ ना कुछ मसाइल तो होते हैं। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी फैमिली प्रॉपरली डिसफंक्शनल है? आपकी फैमिली में ट्रॉमा है, अब्यूज़ है, एडिक्शन है, इश्यूज़ हैं, जनरेशनल ट्रॉमा है। इस सब का पता आपको इस तरह से चलता है कि अगर आप एक एडल्ट हैं, बालिग हैं, और आपको अपने रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ का सामना है, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, आपके घर में अभी भी आप एडल्ट हैं, आप शादीशुदा हैं, या फिर आपका रिलेशनशिप है और आप उसमें इश्यूज़ से निमट रहे हैं। इसके अलावा आपके जो भी रोज़मर्रा के काम हैं, आपके जो टास्क हैं, वो ठीक से आपसे मुकम्मल नहीं होते। आप बहुत ज़्यादा डिसरेगुलेटेड फील करते हैं, आपको लगता है कि आप फंक्शनल एडल्ट नहीं हैं, कोई मसले मसाइल चल रहे हैं आपके साथ। तो यकीनन 100% ना सही, लेकिन बहुत मुमकिन है कि आप एक डिसफंक्शनल फैमिली सिस्टम में रहे हों। अब जो इंसान डिसफंक्शनल फैमिली सिस्टम में रहता है ना, तो उस फैमिली सिस्टम में उसको उसके पेरेंट्स एक रोल देते हैं, एक किरदार देते हैं निभाने को, जिसे हम कहते हैं डिसफंक्शनल फैमिली रोल्स। ये जो डिसफंक्शनल फैमिली रोल्स हैं, इस पर तो हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि डिसफंक्शनल फैमिली सिस्टम क्या होता है और क्यों आपकी फैमिली डिसफंक्शनल है, क्या वजह है, क्या वजूहात हो सकती हैं उसकी। डिसफंक्शनल फैमिली सिस्टम में ना, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, आपके केयर गिवर्स, आप, आपके बहन भाई, या जो भी पूरा आपका फैमिली सिस्टम है, उसमें कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप्स इम्पेयर्ड होते हैं, यानी कि मनफी तौर पर मुतासर होते हैं। वो जो एक क्लोजनेस है, वो जो एक कनेक्शन है, वो मिसिंग होता है। आप डिसफंक्शनल फैमिली सिस्टम को ना नार्सिसिस्टिक फैमिली भी कह सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नार्सिसिस्टिक फैमिली ही डिसफंक्शनल हो। कभी कभार और भी बहुत सारी वजूहात होती हैं जिसकी बिना पर कोई फैमिली डिसफंक्शनल हो सकती है, लेकिन हम इसे नार्सिसिस्टिक फैमिली भी कहते हैं। एक नॉर्मल फंक्शनल फैमिली और एक डिसफंक्शनल फैमिली में एक डिफरेंस ये भी होता है कि जब भी लाइफ में क्राइसिस आएँ तो एक नॉर्मल फंक्शनल फैमिली उन क्राइसिस से बाहर निकल आती है, लेकिन डिसफंक्शनल फैमिली में क्राइसिस से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। और वो जो बिहेवियर्स होते हैं ना फैमिली में, जो परसेप्शंस हैं, थॉट प्रोसेस है, बिहेवियर है, वो जनरेशनल होता है, जनरेशनल ट्रॉमा की शक्ल में होता है। कि बहुत मुमकिन है कि आपके वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी, उन सब ने लाइफ में काफ़ी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस का सामना किया हो। डिसफंक्शनल फैमिली सिस्टम में आपको एक रोल असाइन कर दिया जाता है, आपका एक फैमिली में किरदार होता है और आपको उस किरदार के तहत ट्रीट किया जाता है और आपको वैसे ही चलना होता है। वैसे तो हर फैमिली में हर इंसान का कोई ना कोई तो रोल होता है, लेकिन जो रोल डिसफंक्शनल फैमिली में दिए जाते हैं वो बच्चे की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए नहीं होते। वो जो रोल असाइन करते हैं बच्चों को, उसका मकसद कंट्रोल करना होता है। और चूँकि उन पेरेंट्स को प्रॉपर तौर पर फैमिली को स्टेबल तरीके से चलाने नहीं आता, तो वो जो रोल्स होते हैं ना, जो बच्चों को असाइन किए जाते हैं, उसके ज़रिए वो फैमिली को ना, आप यूँ कह सकें कि फंक्शनल बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जो डिसफंक्शनल फैमिलीज़ होती हैं ना, उसमें जो पेरेंट्स होते हैं, चूँकि वो स्टेबल नहीं होते, ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते, उनके अपने बहुत से इश्यूज़ होते हैं, तो वो एक स्टेबल फैमिली नहीं चला सकते। तो वो जो रोल्स होते हैं वो बच्चों को डेवलपमेंटल प्रोसेस से गुजारने की बजाय उनको ना कैद कर लेते हैं। वो बच्चा सारी ज़िंदगी के लिए उस रोल में, उस किरदार में कैद हो जाता है। वो जब एडल्ट भी हो जाता है तो भी उस रोल से, उस किरदार से बाहर नहीं निकल पाता। और ये इसलिए होता है कि वो जो डिसफंक्शनल पेरेंट्स हैं, उनके पास ना ही इतनी सलाहियत होती है, ना इतनी काबिलियत होती है, ना ही उनको इस बात की समझ होती है कि कैसे एक घर का जो इन्वायरमेंट है, एक स्टेबल इन्वायरमेंट है, वो बनाया जाए, कैसे उसे फंक्शनल किया जाए, कैसे हर बच्चे की इंडिविजुअलिटी को, यानी कि उसकी इनफरादियत को समझा जाए। चूँकि पेरेंट्स को इस बात की समझ नहीं होती, इसलिए वो बच्चों को जो रोल असाइन करते हैं वो उनकी डेवलपमेंट के लिए नहीं होता, बल्कि वो उन बच्चों को कंट्रोल करने के लिए और घर का जो
इन्वायरमेंट है उसको फंक्शनल बनाने के लिए होता है किसी हद तक, क्योंकि पेरेंट्स के पास इतनी समझ, इतनी कैपेसिटी और इतनी अवेयरनेस नहीं होती। तो वो वाले घर जहाँ पर आपने देखा होगा कि बच्चों को बहुत कंपेयर किया जाए, एक को बहुत फेवरेट, दूसरे को कम फेवर्स मिलें, किसी पर सारा ब्लेम लगा दिया जाए, किसी को बहुत इग्नोर और निगलेक्ट किया जाए। पेरेंट्स होता है ना, अगर आप 5-6 बहन भाई हैं तो पेरेंट का जो रवैया होता है वो हर बच्चे के साथ डिफरेंट होता है। तो जब पेरेंट का रवैया हर बच्चे के साथ डिफरेंट हो और उस रवैये की वजह से आपको नुकसान हो रहा, आपको तकलीफ पहुंच रही हो, तो फिर वो फैमिली डिसफंक्शनल है ना। क्योंकि अगर पेरेंट की नज़र में कोई बच्चा बहुत अमेजिंग है, गोल्डन चाइल्ड है, बहुत सक्सेसफुल है, और उससे आपको हर वक्त कंपेयर किया जाता है क्योंकि आप उसके जैसे नहीं हैं, और आपको बचपन से लेकर एडल्टहुड तक यही सुनने को मिला। पेरेंट्स आपको समझने की बजाय, आपकी इंडिविजुअलिटी को या जो आपके टैलेंट्स हैं उनको समझने की बजाय आपको हमेशा कंपेयर करते रहे, तो इससे आपकी पर्सनालिटी बहुत डैमेज हो जाती है और आप सारी ज़िंदगी उसी रोल में, उसी किरदार में फंस कर रह जाते हैं। आप बड़े भी हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं, लेकिन वो जो बॉक्स है ना जिसमें आपके पेरेंट्स ने आपको कैद किया, आप उससे बाहर नहीं निकल पाते, और डिसफंक्शनल फैमिली में रहने की वजह से आप एक डिसफंक्शनल एडल्ट बन जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन से ट्रोमैटिक इंटरेक्शंस हैं जिसकी वजह से कोई फैमिली डिसफंक्शनल हो सकती है। सबसे पहले तो अब्यूज़िव पेरेंट, वो पेरेंट जो आपको फिज़िकली, इमोशनली या वर्बली अब्यूज़ करे। आपके पेरेंट्स आपको हमेशा सख्ती से बात करना, डांटना, गुस्सा करना या बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करना आपके लिए ज़्यादातर, या इमोशनली अब्यूज़ करना या फिर फिज़िकली अब्यूज़ करना। लेकिन यहाँ पर ना कहानी में एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि बहुत से क्लाइंट्स जब मेरे पास आते हैं और मैं उनसे कहती हूँ कि आपका बचपन कैसा था, तो कहते हैं बहुत अच्छा था, ना मार पड़ी, ना डांटा, कुछ भी नहीं, बहुत मज़े में। खाना भी प्लेट में ना लाकर अम्मी मुंह में खिलाती थी, वालिद साहब ने कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली, कभी कोई इतना इंटरेक्शन ही नहीं किया, तो मैं तो बहुत लाडला था या लाडली थी। लेकिन इसे हम कहते हैं सॉफ्ट पेरेंट, नो रूल्स, नो डिसिप्लिन। जी हाँ, बहुत ज़्यादा आपको आज़ादी दे देना, आपको लाइफ की बेसिक स्किल्स ना सिखाना, आप पर मेहनत ना करना, आपको गाइड ना करना, आपके साथ टाइम ना स्पेंड करना, ये भी अपने आप में एक किस्म का निगलेक्ट है ना, कि आप बच्चों को देख ही नहीं रहे, आपने उन्हें तैयार ही नहीं किया मुश्किल हालात के लिए कभी, क्योंकि आपने कोई एनर्जी, कोई टाइम स्पेंड नहीं किया बच्चे के साथ। जब बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया तो इमोशनल अब्यूज़ तो हुआ ना, बच्चे के इमोशंस तो किसी ने मिरर ही नहीं किए। तो ज़रूरी नहीं कि आपको डंडे पड़े हों, आप को किसी ने बहुत मारा पीटा हो तो ही आपके इश्यूज़ होंगे। समटाइम्स जब पेरेंट्स आपकी लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते और आपको स्पून फीड किया जाता है, तो वो भी अपने आप में आपको इश्यूज़ देता है, डिसफंक्शनल बनाता है आगे जाकर। क्यों? क्योंकि स्पून फीडिंग वही पेरेंट्स करते हैं जिनको बच्चे को सिखाने से एंजाइटी होती है, जिनमें इतनी एनर्जी नहीं होती, वो बच्चे को नहीं सिखा सकते। बच्चे को सिखाने में ना बहुत सारी एनर्जी चाहिए, आपके अंदर सब्र, पेशेंस, टॉलरेंस चाहिए कि आप एक बच्चे को सिखा सकें, वो जो मैस कर रहा है उस मैस के साथ, उस एंजाइटी के साथ आप बैठ सकें। लेकिन चूँकि आप में नहीं है इतना टॉलरेंस नहीं है, तो फिर बच्चा क्या होता है, डिसिप्लिन नहीं हो पाता कभी ज़िंदगी में, वो जो बेसिक उसकी लाइफ में स्किल्स हैं वो कभी नहीं सीख पाता और डिसफंक्शनल रहता है। इसके अलावा वो पेरेंट्स जो बहुत कंट्रोलिंग होते हैं, बच्चों को बहुत कंट्रोल करते हैं, और एडिक्ट पेरेंट्स भी जो किसी न किसी एडिक्शन में मुब्तला होते हैं। पेरेंट का एब्सेंट होना, फिज़िकली भी, इमोशनली भी, फ़र्ज़ करें आपके वालिद साहब नहीं हैं, वो बैरून मुल्क रहते हैं, बाहर रहते हैं किसी वजह से, तो अब वालिद साहब आपकी लाइफ से चले गए नहीं हैं, वो उनका जो रोल है, जो उनका किरदार है, वो अधूरा रह गया आपकी लाइफ में, इमोशनली भी और फिज़िकली भी। इसके अलावा फैमिली साइज़ बहुत मैटर करता है। कभी कभार जैसे हमारे यहाँ पर जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं, बहुत बड़ी फैमिली होती है, पेरेंट्स इतना बिजी होते हैं जॉइंट फैमिली के ही मसले मसाइल में कि बच्चे पर जो तवज्जो देनी चाहिए, अटेंशन देनी चाहिए, वो नहीं दे पाते। कि जिस तरह से बच्चे के साथ टाइम गुजारना है, उसको लाइफ के बारे में समझाना है, उसके इमोशंस को मिरर करना है, समझना है, उससे बात करनी है, तो ये सारी चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। पेरेंट्स बहुत मसरूफ़ हो जाते हैं, जो एक्सटेंडेड फैमिलीज़ होती हैं, बड़ी जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं उसमें। तो अक्सर जो बच्चा होता है वो बड़े होकर ना डिसफंक्शनल हो सकता है, कि वो एक अच्छा फंक्शनल एडल्ट नहीं है और उसको रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। इसके अलावा कल्चर, वैल्यूज़, हर जगह मुख्तलिफ कल्चर प्रैक्टिस होता है, पेरेंटिंग हर कल्चर में अलग तरीके से होती है, तो उसका भी बहुत बड़ा किरदार होता है।
इसके अलावा अटैचमेंट डिसऑर्डर होना, अगर आपके पेरेंट को अटैचमेंट डिसऑर्डर है, वो इनसिक्योर पेरेंट है, तो जाहिर सी बात है आपने तो डिसफंक्शनल होना ही है एडल्ट होकर। इसके अलावा अनफॉर्चुनेट इवेंट्स जैसे कि आपका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड बहुत अच्छा ना होना, पॉवर्टी होना, गुर्बत होना, या फिर पेरेंट का डिसेबल हो जाना, बीमार हो जाना। जैसे कि मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनको अटैचमेंट ट्रॉमा इसलिए है कि उनकी वालदा या वालिद साहब जब वो पैदा हुए तो वो बीमार हो गए, या फिर वो बहुत छोटे थे तो उनके पेरेंट्स में से एक पेरेंट बीमार हो गया और बच्चे को वो प्रॉपर तवज्जो टाइम नहीं दे सका वो पेरेंट क्योंकि वो बीमार था। तो बच्चे को ना अटैचमेंट ट्रॉमा हो गया और वो एक डिसफंक्शनल एडल्ट है। इसके अलावा पेरेंट को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कोई भी हिस्ट्री हो सकती है आपके पेरेंट की जिसकी वजह से वो डिसफंक्शनल पेरेंट्स हैं और आपका जो फैमिली सिस्टम है वो भी डिसफंक्शनल है। तो वजह जानना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपके पेरेंट्स जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। कल को आप जब पेरेंट बनेंगे ना, या अगर आप पेरेंट हैं तो मैं कहीं लिख कर दे सकती हूँ आपको साइन करके कि आपने भी कोई इतना आला किरदार नहीं अदा किया होगा, आप भी उसी पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे ही आपके पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं थी, उनकी अपनी स्ट्रगल्स रही होंगी लाइफ में, तो उनकी स्ट्रगल को ना आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको मालूम हो कि अगर आप डिसफंक्शनल हैं एज एन एडल्ट, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो क्या वजह है। जब तक वजह मालूम नहीं करेंगे आप लाइफ में जो आपकी हीलिंग है या जो भी आपके इश्यूज़ हैं आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते। वजह जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर इंसान का जो ट्रॉमा होता है ना, फैमिली ट्रॉमा, उसके डीप डाउन कॉजेज़ अलग हैं। किसी के पेरेंट एडिक्ट हैं, किसी के पेरेंट्स जो है वो ब्रोकन फैमिली हैं, ठीक है, किसी के पेरेंट जो है वो बीमार हो गए थे, उनकी डेथ हो गई, फिर किसी के पेरेंट्स नार्सिसिस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हैं। बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, तो आपको अपनी वजह जाननी होगी और जब वजह पता चल जाती है तो उस हिसाब से आप अपना ट्रॉमा वर्क करते हैं, थेरेपी वर्क करते हैं। डिसफंक्शनल फैमिली की जो अलामात हैं उसमें अक्सर वर्बल फिज़िकल अब्यूज़ होता है, आपकी जो बाउंड्रीज़ हैं उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं की जाती, आपको कंपेयर करना बाकी के बहन भाइयों से या बाकी के लोगों से, कांस्टेंट कंपैरिजन, आपके पेरेंट्स आपसे हमेशा नाखुश रहते हैं, आप में उन्हें सिर्फ गलतियां नज़र आती हैं, ब्लेम करना, अपनी गलतियों के लिए बच्चों को ब्लेम करना, बच्चों का मजाक उड़ाना, उन्हें रिडिक्यूल करना, उनकी सेल्फ इस्टीम, उनकी सेल्फ वर्थ पर वार करना, उनका जो बोलने का अंदाज़ है, जैसे वो दिखते हैं उसका मजाक उड़ाना। कभी कभार पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं ना, वो बच्चों के कॉम्प्लेक्शन का, उनके फेशियल फीचर्स का मजाक उड़ाते हैं। कभी कभार बच्चे के बोलने के अंदाज का मजाक उड़ाया जाता है, हर तरीके से उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ा जाता है। कभी कभार पूरी फैमिली उस बच्चे के ख़िलाफ़ हो जाती है, उसे एक बच्चे के ख़िलाफ़, और वो फील करता है कि वो उस फैमिली का हिस्सा ही नहीं है। ये तो आगे चलकर मैं भी फैमिली रोल्स जब मैं बताऊँगी आपको तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपका फैमिली रोल कौन सा है। और जब बच्चा इस तमाम तर इश्यूज से गुज़रता है तो फिर क्या होता है, बड़े होकर इम्पल्सिविटी, किसी भी काम को मुकम्मल ना कर पाना, जो भी उसके रिलेशनशिप्स हैं, इंटीमेट रिलेशनशिप्स हैं, उसको मेंटेन ना कर पाना या बना ही ना पाना ठीक से, लो सेल्फ इस्टीम, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लोदिंग होना। या तो बच्चा बहुत हाइपर रिस्पॉन्सिबल हो जाता है या फिर हाइपो रिस्पॉन्सिबल, कि या तो कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागना है। अक्सर ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, वो उनके जो एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं, जो उनके इन्वायरमेंट में जब चेंज आता है ना, तो इनको उस चेंज को अडेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है, इनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है। जो बच्चे नॉर्मल फैमिली से आते हैं वो उन्हें भी होती है डिफ़िकल्टी, पर वो एडजस्ट हो जाते हैं। पर ये वाले बच्चे, इनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है नए इन्वायरमेंट्स में या जो एक्सटर्नल चेंजेस हैं उसमें एडजस्ट होने में। अब बात करेंगे डिसफंक्शनल फैमिली रोल्स की। जी हाँ, 6 किस्म के डिसफंक्शनल फैमिली रोल्स होते हैं, 6 किस्म के किरदार हैं। आपको मालूम करना है कि आपको इसमें से कौन सा किरदार मिला बचपन में और आज एडल्ट होकर भी आप उस किरदार में स्टक हैं, फंसे हुए हैं। सबसे पहला रोल है हीरो चाइल्ड। जी हाँ, नाम से जाहिर है, हीरो है, बहुत ओवर रिस्पॉन्सिबल, परफेक्शनिस्ट, ओवर अचीवर, इस किस्म का बच्चा होता है ये जो हीरो चाइल्ड है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पर्सोना बनाता है। जो भी इसकी डिसफंक्शनल फैमिली है ना, उसको सीक्रेट में रखने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ओवर अचीवर, ओवर रिस्पॉन्सिबल, सेल्फ सफिशेंट इंसान होने का मास्क लगाता है। और इस हीरो चाइल्ड की ना सारी जो एनर्जी है ना, वो जाती है घर में जो बाकी डिसफंक्शनल इसके बहन भाई हैं, जो जिसमें से जो कोई बहुत ज़्यादा एडिक्ट है,
उसको ठीक करने में, या फिर वो जो उसकी वजह से जो मैस हो रहा है घर में उसको कवर अप करने में इसकी सारी एनर्जी जाती है। ये अपना सारा पैसा, टाइम, ये सब कुछ फैमिली में लगाता है, क्योंकि फैमिली का हीरो है, इसको फैमिली को बचाना है, इसको वो जो एक फेक मास्क है ना फैमिली का, उसे मेंटेन करना है। ये जो हीरो चाइल्ड होता है ना, ये इतनी मेहनत इसलिए करता है कि ये बाहर दुनिया को ये बताना चाहता है कि वो एक बहुत ही अच्छी और नॉर्मल फैमिली से आता है, और यही वजह है कि वो हाई अचीवर बनना चाहता है। वो सब कुछ बहुत परफेक्टली करना चाहता है ताकि किसी को पता ना लगे कि उसकी फैमिली एक डिसफंक्शनल फैमिली है। अब ये जो हीरो चाइल्ड है ये ओवरली रिस्पॉन्सिबल है और परफेक्शनिस्ट है, और बचपन में भी ऐसा था, अब बड़ा होकर भी ये ऐसा है। इसने तो रिप्रेजेंट करना है फैमिली को। ये बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होने की वजह से ना छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी मिस्टेक्स के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा बैश करता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है, ये सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत होता है इसके अंदर। अब चूँकि इतने साल परफेक्ट नज़र आने की वजह से एनजाइटी का आना तो नॉर्मल है, मेंटल हेल्थ पर बुरा इफ़ेक्ट पड़ना वो भी होगा, आपको तो सहना पड़ेगा ये सब वक्त के साथ साथ। इसके अलावा हीरो चाइल्ड चूँकि हीरो है तो वो किसी के पास हेल्प लेने कभी नहीं जाता, वो कभी किसी से मदद मांग ही नहीं सकता, क्योंकि बचपन में कभी ये पॉसिबल ही नहीं था। कभी बचपन में हेल्प मांगना या रीच आउट करना ऑप्शन तो था ही नहीं। तो जाहिर सी बात है, सब कुछ सारा बर्डन अपने ऊपर लेना है और उसको सहना है। लेकिन कब तक? जब तक आपकी बॉडी अलाउ करेगी। जिस दिन एनजाइटी बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो गई ना, जिस दिन आपकी बॉडी ने जवाब दे दिया, तो फिर आपको सोचना पड़ जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों है, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। अब दूसरा रोल और दूसरा किरदार हमारे पास है स्केपगोट का। जी हाँ, बलि का बकरा। डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में ना किसी एक को पकड़ लिया जाता है और उसको प्रॉब्लम चाइल्ड बनाया जाता है कि ये जो फैमिली में जो भी इश्यूज़ हैं, पेरेंट्स कहते हैं ये हमारी वजह से नहीं है, ये जो इश्यूज़ हैं ना ये इस बच्चे की वजह से, क्योंकि इसको बिहेव करने नहीं आता, इसके साथ प्रॉब्लम्स हैं, इसके ग्रेड्स अच्छे नहीं आते, इसका जो है ना वो बिहेवियर बहुत बुरा है, और इसने देखो ये कर दिया, इसने वो कर दिया, कुछ गलत हुआ है, ये तो इसी ने किया होगा। वो स्केपगोट है। पूरी फैमिली में कुछ भी गलत होगा इल्ज़ाम उस बच्चे पर जाएगा। कोई चीज़ फ्रिज से गायब हो गई है, ये तो उसने ही चुराई होगी। तो वो बच्चा बैड किड बन जाता है, बैड चाइल्ड। और चूँकि स्केपगोट जो होता है ना, वो फैमिली में जो पेरेंट्स का बिहेवियर है, या पेरेंट्स के अलावा जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं जॉइंट फैमिली में, जो सबका बिहेवियर है ना, वो उसमें जो झोल होता है वो देख पाता है। वो देखता है ये डिसफंक्शनल है, ये इट डजंट मेक सेंस टू मी, कुछ गलत है, कुछ बहुत ही अजीब है हमारी फैमिली में। और जब जब वो इस बात का इजहार करता है तो सब उसको बोलते हैं कि ये क्रेज़ी है, ये पागल है, इसको ये फैमिली पर उंगली उठा रहा है, इसका दिमाग ख़राब हो गया है। और जो स्केपगोट होता है वो, चूँकि वो सारी ज़िंदगी ये सुनता है कि तुम एक बुरे बच्चे हो, बैड चाइल्ड हो, तो वो इस बात को ना इंटरनलाइज कर लेता है और वो हमेशा एक्ट आउट करता है, ऐसे बिहेवियर्स करता है जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स और उसके बहन भाई उसको ब्लेम करते हैं, क्योंकि वो स्केपगोट है, वो अपने आप में एक प्रॉब्लम है। और यही वजह है कि स्केपगोट बहुत ज़्यादा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स में इन्वॉल्व होता है। चूँकि स्केपगोट को फैमिली का विलन बताया जाता है, इसलिए इस जो विलनाइजेशन है ना, उसकी वजह से उसके सेल्फ इमेज को बहुत नुकसान पहुँचता है। और स्केपगोट जो होता है ना, वो वक्त के साथ साथ CPTSD के सिम्टम्स बिल्ड कर लेता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स हैं वो उसमें देखे जा सकते हैं जब वो एडल्ट होता है। अब बात करेंगे लॉस्ट चाइल्ड की, जिसे इनविजिबल चाइल्ड कहते हैं। इस रोल में क्या होता है, नाम से जाहिर है, आप घर में हैं भी और नहीं भी हैं। आप रहते तो हैं उस घर में, लेकिन आप विजिबल नहीं हैं। इस बच्चे की जॉब क्या होती है कि ये कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिसकी वजह से पेरेंट्स की अटेंशन इस पर जाए। ये खामोश रहता है, एक्सट्रीमली इंट्रोवर्टेड बच्चा होता है, अपने काम से काम रखता है और बात ही नहीं करता किसी से। इसकी कोशिश होती है कि मैं कहीं ना दिखूं, इसको छुप कर रहना पसंद है। ये डे ड्रीमिंग करता है, लॉस्ट रहता है अपने ही दिमाग में, या फिर वीडियो गेम्स खेलना, टीवी देखना, बुक्स पढ़ना, बहुत ज़्यादा बुक रीडिंग में जाकर खो जाना, या फिर फैंटेसी की दुनिया में रहना और अपना वक्त अपने साथ गुजारना। ये बच्चा बहुत खामोश मिजाज होता है, किसी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं करता, अपने साथ ही बिज़ी रहता है। और वक्त के साथ साथ जब ये बड़ा होता है ना, तो इसके पास अपना कोई सेंस ऑफ सेल्फ ही नहीं होता। ये अपने पेरेंट्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है अपने फ़ैसलों के लिए। लॉस्ट चाइल्ड का प्रॉब्लम ये होता है ना कि बहुत ज़्यादा डिसोसिएशन में रहना सीख लेते हैं, अकेले काफ़ी सारा वक्त गुजारने की वजह से। इनको डिसोसिएशन का बहुत प्रॉब्लम होता है और इन्हें आगे चलकर अपनी एक अलग से आइडेंटिटी बिल्ड करनी पड़ती है, एक सेंस ऑफ सेल्फ बिल्ड करना पड़ता है, ट्रॉमा वर्क करना पड़ता है। जब इनको पता चल जाए कि इनका
जो रोल है डिसफंक्शनल फैमिली सिस्टम में वो एक इनविजिबल चाइल्ड का है। चौथा फैमिली रोल होता है द मैस्कॉट, या फिर जो फ़नी चाइल्ड होता है ना, फ़नी किड, जो पूरी फैमिली को हंसाता है। ये बच्चा जो फैमिली में टेंशन है या जो डिसफंक्शन है उसको ह्यूमर के ज़रिए डिफ्यूज़ करने की कोशिश करता है। इस बच्चे को ऐसा लगता है कि अगर वो फ़नी होगा, हर बात को लाइटली लेगा, हंसी मजाक करेगा, तो जो बड़े बड़े मसले मसाइल हैं हमारी फैमिली में वो डिसॉल्व हो जाएंगे और कोई अपसेट नहीं होगा मुझसे। अगर मैं हंसता रहूँगा, खेलता रहूँगा, मुस्कुराता रहूँगा तो मुझसे कोई नाखुश नहीं होगा, सब खुश खुश रहेंगे, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बज़ाहिर बहुत रिलैक्स नज़र आने वाले, बहुत फ़नी नज़र आने वाले जो ये होते हैं बच्चे मैस्कॉट, इनके अंदर बहुत शदीद किस्म की एंजाइटी होती है। इनके साथ सीरियस कम्युनिकेशन करना इमोशंस पर ख़ासकर बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर बात को बहुत लाइटली लेते हैं। चूँकि हर बात को मजाक लेना, बहुत हल्का लेना, और जो इश्यूज़ हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनकी डेप्थ में ना जाना, इसकी वजह से इनके इश्यूज़ कभी रिजॉल्व नहीं होते, इनके कॉन्फ्लिक्ट्स कभी रिजॉल्व नहीं होते, क्योंकि ये हमेशा उसे लाइटली लेते हैं और मजाक में टाल देते हैं बातों को। देखा होगा ना आपने, कुछ लोग होते हैं हर बात में मजाक, हर बात में मजाक, हर बात को नॉन सीरियस लेना, मजाक में टाल देना। ये डिसफंक्शनल फैमिली से आए हुए बच्चे होते हैं। ऐसे लोगों को अपने थेरेपिस्ट के साथ अपने इमोशंस पर बात करना काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन इन्हें बहुत सीरियस कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, अपने इमोशंस पर बात करने की ज़रूरत होती है, अपने इश्यूज़ को सीरियसली समझने की और उनको सीरियसली कंसिडर करने की इनको ज़रूरत होती है। तो इनको ट्रॉमा वर्क में ज़रूर जाना चाहिए ताकि ये अपने मसाइल को हल कर सकें और बेहतर रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें, क्योंकि ज़िंदगी में हर बात को आप मजाक में नहीं टाल सकते। अभी जो कैटेगरी है हमारे पास, उसका नाम है द केयर टेकर इनेबलर। जी हाँ, इन्हें हम मिनी पेरेंट भी कहते हैं। ये अपने वालदैन की पेरेंटिंग करते हैं, ये जिम्मेदारियाँ निभाते हैं। बहुत छोटी उम्र में ना ये बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। ये वो वाले बच्चे हैं ना जो बचपन में अपने छोटे बहन भाइयों की पेरेंटिंग करते हैं, इनके ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है छोटे बहन भाइयों की। ये वो बच्चे होते हैं जो घर में बच्चे होकर भी और फिर बड़े होकर भी ना पीस मेकर्स होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं। घर में कोई भी मसला हुआ है तो ये बीच में आके ना उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सारा पेरेंट्स का जो भी मेस है उसकी ज़िम्मेदारी इनके कंधों पर आती है, और यही वजह है कि ये बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, इनको कभी बचपन देखने को मिलता ही नहीं। केयर टेकर और इनेबलर का जो ये बिहेवियर है ना, ये एक डिसफंक्शनल फैमिली को चलने में मदद करता है, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो तो अनेबल है ना बच्चों की नीड्स पूरी करने के लिए। तो जो केयर टेकर है ना, उसका ये रवैया फैमिली को बस घसीटता हुआ लेकर जा रहा होता है, और पेरेंट्स की जो कमियां हैं, गलतियां हैं, खामियां हैं, उस पर एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मास्क लग जाता है इस केयर टेकर बच्चे की वजह से, जो मिनी पेरेंट है, जो छोटा पेरेंट है घर में अपने बाकी बहन भाइयों का। अब चूँकि ये जो रोल है केयर टेकर का, ये लोग इंटरनलाइज कर लेते हैं इस रोल को। अभी लाइफ में जहाँ भी जाते हैं ये लोगों को उनकी केयर करने की कोशिश करते हैं, उनकी सारी जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर ले लेते हैं। इनके आसपास आपको ज़्यादातर रोते धोते लोग मिलेंगे, एडिक्ट मिलेंगे, जिनके मसले हल करना इनका काम है। ये वो कैटेगरी है जो एडल्ट होकर को डिपेंडेंट बन जाती है, क्योंकि इनका जो सर्वाइवल है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना अच्छा ख्याल रख सकते हैं, कितना अच्छा दूसरों के कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरों के कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करते करते ये अपने अंदर के जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो इनकी अपनी नीड्स हैं, ये उनको कभी समझ नहीं पाते। ये खुद से बहुत ज़्यादा डिसोसिएट होते हैं और इनका सारा ध्यान दूसरों का ख्याल रखने में जाता है। अब हमारे पास आखिरी कैटेगरी है द गोल्डन चाइल्ड। जी हाँ, डिसफंक्शनल फैमिली में एक बच्चा ऐसा ज़रूर होता है, या दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कितने बहन भाई हैं आप लोग, जो पेरेंट्स का गोल्डन चाइल्ड होता है। उसे फेवर्स मिलते हैं, उसे पेरेंट्स बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, वो पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। गोल्डन चाइल्ड को ऐसा महसूस कराया जाता है कि वो बहुत स्पेशल है, बहुत अमेजिंग है, और उसमें बहुत सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं। बज़ाहिर तो आप बोलेंगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा लकी है गोल्डन चाइल्ड कि उस पर पेरेंट्स इतने फ़िदा हैं। डिसफंक्शनल फैमिली में कोई भी बच्चा पेरेंट्स के बिहेवियर से फ़ायदा नहीं उठा सकता। कोई बच्चा भी जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है उससे हेल्दी तौर पर नहीं गुजर सकता, क्योंकि पेरेंट्स डिसफंक्शनल हैं। उनके इस पॉजिटिव बिहेवियर के डीप डाउन भी बहुत सारा ट्रॉमा लगता है गोल्डन चाइल्ड को। सबसे पहले तो जो गोल्डन चाइल्ड है उसको उसके साथ सबसे
जो प्रॉब्लमेटिक बात होती है वो ये होती है कि वो अपने आप को बहुत स्पेशल समझने लगता है, वो ना सेंटर में रहता है हमेशा, उसको अटेंशन की बहुत आदत हो जाती है। अब जिस बच्चे को बहुत ज़्यादा अटेंशन की आदत है और लाइफ में जब जब इससे अटेंशन जाने लगेगी तो ये बहुत एंजाइटी में जाएगा, क्योंकि इसको क्या चाहिए, अटेंशन, ये तो स्पेशल है। इसके अलावा इस बच्चे को सेकंड हैंड ट्रॉमा लगता है। अब ये सेकंड हैंड ट्रॉमा क्या होता है? सेकंड हैंड ट्रॉमा ये होता है कि ये एक बच्चा अपने सारे बहन भाइयों को बहुत तकलीफ से गुजरता देखता है। ये देखता है कि इसके पेरेंट्स बाकियों के साथ बहुत अनफेयर हैं, तो इस बच्चे के अंदर गिल्ट आता है अनकॉन्शियस, इसको सेकंड हैंड ट्रॉमा लगता है। और ये अपनी लाइफ में वो जो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिली है बाकी बहन भाइयों की निस्बत, उसका नुकसान भी उठाता है। अगर ये कहूँ कि गोल्डन चाइल्ड का अंजाम सबसे बुरा होता है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये गोल्डन चाइल्ड जो स्पॉटलाइट में है, ये कभी ना कभी तो गिरेगा लाइफ में, और जब ये गिरता है तो ना सिर्फ इसको इस बात का दुख होता है कि ये स्पेशल नहीं रहा, अब इसको वो अटेंशन नहीं मिल रही, बल्कि सब लोग इस पर इल्ज़ाम भी देते हैं, ये स्केपगोट बन जाता है। इसके पेरेंट्स भी इसको इल्ज़ाम देते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, और बाकी के बहन भाई भी इसको इल्ज़ाम देते हैं कि तुम इन्वॉल्व रहे थे या रही थी, तुम्हारी वजह से, तुमने ये सब कुछ किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो गोल्डन चाइल्ड होता है ना, वो चूँकि उसको पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं तो अपने बाकी के सिबलिंग्स पर अपना बड़ा रोब जमाता है, हुक्म चलाता है, उनकी लाइफ में इंटरफेयर करता है। और जब वो उनकी लाइफ में इंटरफेयर करता है और जब हर सिबलिंग अवेयर हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, और जब उन्हें पता चलता है कि इस गोल्डन चाइल्ड ने हमारी लाइफ में बहुत इंटरफेयर किया है, या इसने कुछ ज़्यादा ही हम पर हुक्म चलाया है, या इसका बड़ा होल्ड रहा है, हमारी लाइफ के जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं उसमें इसका किरदार रहा है, तो फिर ये सब सिबलिंग्स भी और पेरेंट्स भी इसको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, स्केपगोट बन जाता है ये। तो डिसफंक्शनल फैमिली में किसी का भला नहीं होने वाला, हर एक बच्चा सफ़र करता है, हर एक बच्चा उस रोल में, उस किरदार में कैद होकर रह जाता है। और मुझसे पूछिए तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ गोल्डन चाइल्ड को होती है, क्योंकि उसकी एक तो वो स्पेशल फीलिंग चली जाएगी वक्त के साथ, अटेंशन भी जाएगी, और ऊपर से ब्लेम भी सहने को मिलेगा। और सेकंड हैंड ट्रॉमा अलग, जी हाँ, गिल्ट अलग, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने का और बहन भाइयों को तकलीफ़ से गुजरता देखने का। तो ये तो थे डिसफंक्शनल फैमिली रोल्स। अब देखना ये है कि आप इसमें से कौन से वाले में फिट होते हैं और किस रोल को आपने इंटरनलाइज कर लिया है। वो रोल जो आपको असाइन किया गया पेरेंट्स की तरफ से, ज़्यादातर तो अनकॉन्शियसली होता है, पेरेंट्स को पता नहीं होता, ये सब कुछ अनकॉन्शियसली खुद ही पूरा एक सेटअप बन जाता है, जहाँ पर पेरेंट्स रोल असाइन कर देते हैं बच्चे की पर्सनैलिटी के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक, अपने ट्रॉमा के मुताबिक। लेकिन यही फैमिली रोल्स आपसे आपकी ज़िंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट साल छीन लेते हैं, आपसे आपकी आइडेंटिटी, आपका सेंस ऑफ सेल्फ, आपके टैलेंट्स, जो आपकी यूनिक पर्सनैलिटी, आपकी इंडिविजुअलिटी, वो सब छीन लिया जाता है। पेरेंट्स का कोई कसूर नहीं इसमें, ज़ाहिर सी बात है, वो अनअवेयर हैं, उनको नहीं पता, उनके अपने ट्रॉमास हैं जो वो आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं आप में ट्रांसफ़र किए उन्होंने, जनरेशनल ट्रॉमा हो सकता है। तो यहाँ पर वे आउट ये है कि आप सबसे पहले रिकग्नाइज़ करें कि आपका रोल इनमें से कौन सा है, और फिर उसके बाद उस रोल पर जाकर इंटरनेट पर लिटरेचर पढ़ें, बुक्स पढ़ें, थेरेपिस्ट के पास जाएं, और वो जो रोल है, वो जो बॉक्स है जिसमें आपको आपके पेरेंट्स ने डाला, सेट किया, अब आपको उससे बाहर निकलना है, क्योंकि वो रोल आपकी यूनिक पर्सनैलिटी, आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन नहीं करता। आपको उस बॉक्स से, उस रोल से बाहर आना होगा। चूँकि हर रोल मुनफरिद है और हर रोल से रिलेटेड ट्रॉमा भी मुनफरिद है, तो आपको जो रोल आपको असाइन हुआ उस पर डीपली जाकर पढ़ना होगा, और नए तरीके से अपने पैटर्न्स, अपने परसेप्शंस, अपना सेंस ऑफ सेल्फ, अपनी ईगो, ये सब कुछ आपको नए तरीके से बनाना होगा। तो ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है। मकसद वालिदैन को ब्लेम करना नहीं होता, क्योंकि उनको ब्लेम करने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप भी वालिदैन बन के कोई तीर नहीं मार लेंगे। अगर आपको कुछ करना ही है तो इस साइकिल को ब्रेक कीजिए। ये जो रोल्स हैं जिनको आपने इंटरनलाइज कर लिया है, इनसे बाहर निकलिए और ट्रॉमा की साइकिल को, डिसफंक्शनल फैमिली सिस्टम की साइकिल को तोड़िए। अच्छी कम्युनिकेशन बिल्ड कीजिए अपने जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं उनके साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ, और मिलकर काम कीजिए अपने ट्रॉमा पर। आप चाहें तो IFS भी कर सकते हैं, यानी कि इंटरनल फैमिली सिस्टम्स थेरेपी, कि जहाँ पर पूरी फैमिली, ये जो एक पैटर्न सेट हो चुका है आप लोग का, इसको तोड़ा जा सकता है।
जो भी डिसफंक्शनल फैमिली है इसको फंक्शनल बनाया जा सकता है। तो आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे मिल मिलाकर IFS की मदद से जो भी आपकी फैमिली के ट्रॉमास हैं आप उन्हें हील कर सकते हैं। और अगर आप अकेले अब काम करना चाहते हैं तो किसी थेरेपिस्ट के पास जाइए और वो आपको इस रोल से, इस कैद से, मैं इसको कैद बोलती हूँ, ये जेल है जिसमें आप बंद हैं, आप साइकोलॉजिकली बंद हैं इस जेल में। उस जेल से आपको बाहर आना है और उसमें एक साइकोलॉजिस्ट आपकी हेल्प कर सकता है कि कैसे आप उससे बाहर आएँ और एक नई आइडेंटिटी बनाएं जिसमें आपको थ्राइव करने का मौका मिले, बेहतर रिलेशनशिप बनाने का मौका मिले और अपने आप को बिल्कुल वैसे एक्सप्रेस करने का मौका मिले जैसे आप हैं। जो लोग भी थेरेपी में जाते हैं और लॉन्ग टर्म थेरेपी में रहते हैं और बेहतर तौर पर अपने आप को समझते हैं, अपने ऊपर काम भी करते हैं, वर्क करते हैं, तो वक्त के साथ ना उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता कि उनमें इतने यूनिक टैलेंट्स थे जिसको बाद में रिकग्नाइज़ करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें पॉलिश करते हैं। तो कभी कभार जो आपका घर का माहौल है वो आपको महदूद कर देता है। आपको आपके बारे में जो बताया जाता है आप उसे इंटरनलाइज कर लेते हो, लेकिन जैसे ही आप माहौल बदलते हो, आप अपनी सोच बदलते हो, अपना ट्रॉमा को हील करते हो, थेरेपी लेते हो या लिटरेचर पढ़ते हो, जो भी ट्रॉमा पर लिटरेचर है, जब आप वो पढ़ते हो ना तो वहाँ से आपकी न्यू जर्नी शुरू होती है। तब आपको समझ आता है कि जो मुझे बताया गया सिर्फ वही मेरा सच नहीं है, मेरा सच तो और भी कुछ है जो मैं नहीं जानता। तो इस वीडियो के ज़रिए आपको डिसफंक्शनल फैमिली सिस्टम के मुतालिक समझाना था कि अगर आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इस साइकिल को तोड़िए। जो आपने सहा उसे अपने बच्चों में ट्रांसफ़र मत कीजिए, उन्हें ये मत सिखाइए, उनके साथ अच्छी कम्युनिकेशन बिल्ड कीजिए, क्लियर कम्युनिकेशन, और उनकी जो इंडिविजुअलिटी है, उनकी जो इनफरादियत है उसे समझिए और कबूल कीजिए। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।